हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आने वाले कुछ लेक्चर इसी टॉपिक के बारे में आएंगे। ये क्लास 11th के अंदर एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और आगे ये चाहे आप 12th करो, बीकॉम करो, सीए करो, सीएस करो, हर जगह आपका बिल ऑफ एक्सचेंज काम आता ही आता है। ओके, तो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आज हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे और उसके साथ ही इसकी डेफिनेशन, इसका जो एक्ट होता है उसके बारे में और इसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी चीज़ें आगे अच्छे से समझ आती हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे ये है एक मिस्टर अमित, ये है मिस्टर अमित, ओके, और एक ये है मिस्टर रोहित। अब आगे हम पूरे एग्जाम्पल इसी से लेंगे, इन दोनों से लेंगे, ठीक है। तो याद रखना नाम, एक है मिस्टर रोहित और एक है मिस्टर अमित। मिस्टर अमित जो है वो क्या करता है, वो है सेलर है। सेलर समझते हैं, विक्रेता है, हिंदी में विक्रेता बोलते हैं, माल बेचने वाला, गुड्स को सेल करने वाला। और मिस्टर रोहित हम मान लेते हैं बायर है। बायर मतलब खरीदार है ना, क्रय करने वाला है ना, तो क्रेता बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बायर, क्रेता, इंग्लिश में बायर, ओके। तो अब यहाँ पर मिस्टर अमित क्या करता है, मिस्टर रोहित जो है वो मिस्टर अमित से कुछ गुड्स बाय करता है, या इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिस्टर अमित ने मिस्टर रोहित को गुड्स सेल कर दिया। गुड्स क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितना किया, 1 लाख रुपीज़ का किया। और बदले में मिस्टर रोहित ने इसे फटाफट हाथों हाथ पेमेंट कर दिया कैश में, है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैश सेल्स। तो इस चीज में तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। आज डेट है 23 दिसंबर 2021 और इस दिन पे मिस्टर अमित ने गुड सेल किया, इस तरीके से कह सकते हैं, और मिस्टर रोहित ने बाय कर लिया, एक ही चीज है। और मिस्टर रोहित ने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया मिस्टर अमित को। रोहित ने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया अमित को, ये गुड्स आ गया, ये आपके पैसे पकड़ो, मामला खत्म हो गया। तो इस केस में, कैश के केस में बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मामला स्टार्ट होता है इससे बिल्कुल उलट। और उलट का मतलब हो गया यहाँ पर सेल तो होगी, वही गुड्स बेचा जाएगा 1 लाख रुपीज का, लेकिन कैसे सेल किया जाएगा, क्रेडिट सेल। कैसी सेल है, क्रेडिट सेल, मतलब उधार बिक्री। अब आज डेट क्या है, आज है 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को मिस्टर अमित रोहित को गुड सेल कर रहा है, लेकिन क्रेडिट पे कर रहा है, मतलब उधार कर रहा है। इसका मतलब मिस्टर रोहित अभी तो पेमेंट नहीं करेगा। मिस्टर रोहित पेमेंट कब करेगा, बाद में, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कोई डेट बता सकता है, 1 महीने का टाइम ले सकता है, 1.5 महीने का टाइम ले सकता है, ओके। तो तब तक इस मिस्टर अमित को पैसा नहीं मिलेगा, ओके। इसी को उधार बोलते हैं। तो ये उधारी जो चलती है पूरी की पूरी चलती है ट्रस्ट पे या विश्वास पे। मिस्टर अमित को रोहित पे अगर विश्वास है तो वो उधार बेच देगा, बाद में उसे 1 महीने बाद में पैसा ले सकता है, जो भी ड्यू डेट होगी उस पर पैसा ले लेगा। बट अगर ट्रस्ट नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो फिर मिस्टर अमित क्या करेगा, इसको मना कर देगा गुड्स बेचने से। हाँ, कर सकता है, लेकिन मना करना बिजनेस नहीं है, बिजनेस भी तो इंपॉर्टेंट होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, अगर सामने वाले को उधार चाहिए, उधार सेल कर रहे हैं और सामने वाले पे थोड़ा ट्रस्ट कम है कि वो पैसा खा ना जाए या टाइम पे पेमेंट नहीं करें। एक तो होता है पेमेंट में डिले कर दें, या फिर डिफॉल्ट भी हो सकता है कि पेमेंट करे ही नहीं, है ना। बैड एप्स हो सकते हैं, आपने बैड एप्स की एंट्री कर रखी होगी। तो इन सब से बचने के लिए मिस्टर अमित क्या करता है, एक ड्राफ्ट तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एक नई चीज आ रही है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट होता है पूरा का पूरा, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा होता है कि मिस्टर अमित जो है वो लिखता है। ड्राफ्ट तैयार कौन करता है, मिस्टर अमित करेगा। अमित कौन है, सेलर, जो गुड्स को सेल करने वाला होता है उधार, वो तैयार करता है, ठीक है। और इसके अंदर लिखेगा ये कि मिस्टर रोहित जो है वो इस डेट तक मान लेते हैं, हम अभी सेल कर रहे हैं 23 दिसंबर को, और मिस्टर रोहित जो है वो 26 जनवरी तक पेमेंट कर देगा। इससे म्यूचुअली कंसर्न हो गया, डेट फिक्स कर दी कि ठीक है 1 महीने बाद 26 जनवरी को हम पेमेंट कर देंगे।
और यहां पर ये जो ड्राफ्ट है ये तैयार हो गया। अब ये ड्राफ्ट भेजा जाता है मिस्टर रोहित के पास। अब रोहित क्या करेगा, इसको पढ़ेगा कि हाँ भाई ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्यू डेट ये है, इस डेट को मुझे अमित को पेमेंट करना है। और अगर मिस्टर रोहित जो बायर है, अगर वो इस ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्ट अमित ने लिखा है, सेलर ने लिखा है, उसे कर लेता है एक्सेप्टेड लिख के, और वहां पर मिस्टर रोहित कर देता है अपने साइन, तो ये जो ड्राफ्ट है ये ड्राफ्ट बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनता है? ये ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज उस दिन बनता है जिस दिन जो बायर है ना, वो इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करता है, उस पर अपने साइन करता है, तब वह ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। जब तक बायर उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर साइन नहीं करता है, और तब तक वह ड्राफ्ट ही रहता है। और ये ड्राफ्ट तैयार कौन करता है? सेलर तैयार करता है। और ये सब कुछ किस केस में होता है? क्रेडिट सेल के केस में, उधार बिक्री के केस में, जब विश्वास नहीं होता है सामने वाले पे, तब एक ड्राफ्ट लिख दिया जाता है सेलर द्वारा और उसे एक्सेप्ट करता है बायर, फिर वो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आया समझ में? तो ये पूरी बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉन्सेप्ट कहानी है। बट इतना नहीं है, आगे और कई सारी चीजें इस कॉन्सेप्ट के अंदर धीरे धीरे ऐड होती जाएगी, लेकिन बेसिक यही है। आइए अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी रीड कर लेते हैं। तो देखिए, थ्योरी की बात करें तो मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दे रखा है। अब इसको सबसे पहले ये जो चीज थी ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आज के टाइम में है। पहले इंडिया के अंदर इसको हुंडी बोला जाता था, हुंडीज बोला जाता था। ठीक है, बट अब वो पुराना सिस्टम गया, अब इसको क्या बोला जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हुंडी में भी कॉन्सेप्ट यही है, पहले हुंडी बोला जाता था, अब बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक्ट आ गया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्ट कौन सा लगता है? तो वो ही रहा ये एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, अगर आपके एमसीक्यू आते हैं तो 1 मार्क्स। ओके, क्या कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? तो इसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ओके, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन कैसे किया है? इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, पेपर है लेकिन उसको यूज किया जाता है एज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंडीशन। ये सबसे पहला राइटिंग कंटेनिंग होता है, इसके रिटर्न में होता है अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, के साथ में कोई कंडीशन नहीं होती। इस डेट को पेमेंट मिलना है, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। साइन्ड बाय द मेकर, ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार करता है, एक्सेप्टर उसके ऊपर साइन कर देता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द फॉलोइंग फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एमर्ज आउट ऑफ दिस डेफिनेशन। लास्ट वाली लाइन आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगी कि यहां पर ये कहना चाहता है, ये बिल लिख दिया, अब इसकी ड्यू डेट क्या है? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को क्या करेगा? मिस्टर रोहित इसको पेमेंट कर देगा 1 लाख रुपीज का मिस्टर अमित को। तो ये सर्टेन पेमेंट सर्टेन डेट पर सर्टेन पर्सन को कर दिया जाता है, ओके। बट ये जरूरी नहीं है, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, बट उसके ऊपर अभी मैं नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर या इसके फीचर्स पर। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए, ओके। इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। ये क्या है? पेमेंट करने का एक ऑर्डर है फ्यूचर में किसी डेट पर, ओके। द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज अनकंडीशनल। फ्यूचर में उस डेट को पेमेंट होना चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है। द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट। साइन होने चाहिए, एक्सेप्ट करके उसके ऊपर साइन करे। द पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन। पेमेंट मस्ट होना चाहिए। द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन। पेमेंट कितना? 1 लाख रुपीज का, वो उस पर साफ साफ लिखा होना चाहिए। डेट कौन सी? जैसे मैंने बताई थी 26 जनवरी, 26 जनवरी, तो ये भी उसके ऊपर साफ साफ मेंशन होनी चाहिए उस बिल के अंदर। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन। किस पर्सन को उसका पेमेंट करना चाहिए वो भी मेंशन होना चाहिए। द अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल आइदर और डिमांड और द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम।
पेमेंट कब होगा, या तो डिमांड पर या एक्सपायरी पर। एक्सपायरी ये रही, ओके। इट मस्ट बी स्टाम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट लॉ, स्टाम्प होना चाहिए इसके ऊपर लगा हुआ रिक्वायरमेंट लॉ के हिसाब से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ है आपका 1881, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बताया गया है उसी के बेस पर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके। तो ये कुछ चीजें थी। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर एक और चीज आती है उसके बारे में, वो है आपका पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, तो देखिएगा बेटा, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पार्टीज कौन कौन सी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो सुनिए। पार्टीज होती है, सबसे पहला फर्स्ट पार्टी जो होती है वो होता है ड्रॉवर। ड्रॉवर, ठीक है। ड्रॉवर कौन होता है, देखिए पहले नाम लिख देते हैं। फर्स्ट पार्टी होती है ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है, तो सीधा अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सेलर। कुछ लोग इसको क्रेडिटर भी बोलते हैं, ठीक है, सामने वाले के लिए जो क्रेडिटर होता है ना वो, तो सेलर आप समझ जाइए, इससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो बेचने वाला होता है वो ड्रॉवर होता है, या जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है, जो ड्राफ्ट तैयार करता है ना, जो क्रेडिट सेल करता है, वो होता है ड्रॉवर। अब सेकंड बारी आती है ड्रॉवी की। सेकंड किसकी आती है, ड्रॉवी। अब ड्रॉवी कौन होता है, सेकंड ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन होता है, ये होता है आपका बायर, या आप इसको आगे जाके समझ पाएंगे ये कौन होता है, डेटर होता है, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं ये एक्सेप्टर होता है, बिल को क्या करता है, जो एक्सेप्ट करता है, जो उसके ऊपर अपने साइन करता है, और वो ड्राफ्ट जो है बाद में क्या बन जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो इसी की वजह से बनता है, ड्रॉई की वजह से। थर्ड नंबर होता है पेई, ये समझना है पेई कौन होता है। पेई वो पर्सन होता है, पेई वो पर्सन होता है जिस दिन ड्यू डेट पर जिसे पेमेंट किया जाना है, ड्यू डेट पर क्या करना है, जिसे पेमेंट करना है, जिसको पैसा मिलेगा। तो यहां पर पेई कौन हो गया, यहां पर पेई कौन हो गया, यहां पर पेई हो गया मिस्टर अमित। तो मिस्टर अमित जो है वो पेई है, ओके, मिस्टर अमित जो है वो पेई है। इसके अलावा ये जो बीआर है, ये साइन, जैसे मैंने बोला था अमित ने, सेलर है, उसने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, लेकिन वो ओनली ड्राफ्ट है, हाँ। जैसे ही मिस्टर रोहित के पास भेजा, रोहित ने उसके ऊपर क्या कर दिए, साइन कर दिए, एक्सेप्ट करके साइन कर दिए। उसके बाद ये जो बीआर बन गया, ये बीआर रहेगा किसके पास, मिस्टर रोहित के पास नहीं, जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था, जो सेलर है उसके पास रहेगा, ये मिस्टर अमित के पास में रहेगा, ओके। किसके पास रहेगा, मिस्टर अमित के पास रहेगा। और इसको हम फिर बोलते हैं आगे जाके, ये मिस्टर अमित के लिए एक एसेट है, ये मिस्टर अमित के लिए क्या है, एसेट है। वैसे भी क्रेडिट सेल करते हैं ना, तो क्या बनता है, डेटर, है ना। जैसे ये मिस्टर अमित के लिए मिस्टर रोहित डेटर ही तो है, क्योंकि मिस्टर अमित ने रोहित को क्रेडिट सेल करी है, बट उस पर बीआर लिखा जा चुका है, इसलिए मिस्टर अमित के लिए डेटर ना बोल के हम उसको बोलते हैं बीआर, बिल्स रिसीवेबल। और मिस्टर अमित के लिए वो का वो बिल क्या है, बिल्स पेबल। तो मिस्टर अमित के लिए, मिस्टर रोहित के लिए वो लायबिलिटी है, मिस्टर रोहित के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा देना है, और वो बिल लिखा जा चुका है, इसलिए बिल्स पेबल। अगर बिल नहीं लिखा जाता तो वो क्रेडिटर हो जाता, ओके। और मिस्टर रोहित के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, एक एसेट है, क्योंकि पैसे लेने हैं, ठीक है। अगर बिल नहीं लिखते, ड्राफ्ट तैयार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं होता, तो ओनली डेटर बनता है। तो बिल्स रिसीवेबल मिस्टर अमित के लिए, जो कि एक एसेट है, ओके। अब ये बीआर जो है, ये इसकी ड्यू डेट क्या है, इस बीआर की ड्यू डेट ये रही 26 जनवरी, 26 जनवरी को इसकी ड्यू डेट है। अब 26 जनवरी को आपको पता है छुट्टी होती है बैंकों की, तो इसको आगे बढ़ा के फिर 27 जनवरी कर देंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। चलो अभी मान लो आप 26 जनवरी इसकी ड्यू डेट है। अब जब ड्यू डेट आएगी, तब तक, ड्यू डेट तक अगर ये बिल जो है ये मिस्टर अमित के पास में अगर पड़ा रहता है, तो फिर मिस्टर रोहित जो है वो किसको पेमेंट कर देगा, 26 जनवरी को मिस्टर अमित को। बट अगर ड्यू डेट पर ये बिल, ये बीआर मिस्टर अमित के पास है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर एक तो पे कौन बन सकता है, जिसने ड्राफ्ट तैयार किया है, वो है मिस्टर अमित। एक तो वो पे ही हो सकता है कि रोहित जो है ड्यू डेट पर मिस्टर अमित को पेमेंट करेगा, लेकिन अमित को पेमेंट कब करेगा, जब 26 जनवरी को अमित के पास में वो बीआर होगा तब। अगर अमित के पास बीआर नहीं है तो
नहीं है मतलब, नहीं मतलब मिस्टर अमित ने उस बीआर को किसी को बेच दिया, ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, आगे आएगी इसकी भी एंट्रियां। इसको एंडोर्समेंट बोलते हैं, बेचान बोलते हैं। मान लेते हैं मिस्टर अमित ने उस बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया मिस्टर सुनील को। ये रहा सुनील, मिस्टर सुनील को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो अब 26 जनवरी जब डेट आई, अब मिस्टर रोहित जब पेमेंट करेगा तो रोहित किसको करेगा, अमित को या सुनील को? तो मिस्टर रोहित सुनील को पेमेंट करेगा। क्यों? जिसके पास बिल होता है वही पेई होता है। तो यहां पर कह सकते हैं इसका मतलब कि जो पेई है वो अमित भी हो सकता है या और कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए सुनील। अमित कब होगा, अगर ड्यू डेट को बिल उसी के पास में है। सुनील कब होगा या और कोई कब होगा, अगर जो ड्रॉवर है वो किसी को बीआर क्या कर दे, एंडोर्समेंट कर दे या बैंक से डिस्काउंटेड करा दे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आगे भी आएंगे, बट हम नॉर्मल चलेंगे, पहले नॉर्मल जनरल एंट्री करेंगे और नेक्स्ट जनरल एंट्री हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।